हेलो एवरीवन, स्वागत है स्टूडेंट्स आप सबका एक बार फिर से। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स हमारा रहेगा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स क्या होती है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे कि अगर आपको एक मैट्रिक्स दी जाती है रेक्टेंगुलर, ठीक है, क्योंकि दो टाइप मेनली डिस्कस की हमने, रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर मैट्रिसेस। तो ट्रांसपोज के अंदर मेनली क्या होता है कि अगर आपको m क्रॉस n की मैट्रिक्स दी जाती है तो हमें ट्रांसपोज जो मिलता है वो क्या होता है, ए मैट्रिक्स obtained by interchanging all rows into column, या बोल सकते हो all columns into रोज। ठीक है, यानी कि हमें सबसे पहले तो क्या होगा, ऑर्डर चेंज हो जाएगा। जो ये m क्रॉस n है, जो नई मैट्रिक्स जो मिलेगी, जो ट्रांसपोज आएगा वो क्या बन जाएगा, ऑर्डर चेंज होके जितने नंबर ऑफ रोज है वो क्या बन जाएंगे, कॉलम बन जाएंगे, और जो जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो रो बन जाएंगे। तो इसका ऑर्डर जो पहले होगा वो n क्रॉस m होगा। जो नोटेशन जो रहेगी इसकी, ए के ऊपर टी से नोटेट करते हैं, कई जगह डैश से भी नोटेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो जो ए ट्रांसपोज होगा वो एक इसका अपोजिट उल्टा कर दो, m क्रॉस n है तो n क्रॉस m की एक मैट्रिक्स मिलेगी जो कैसे ऑब्टेन्ड होगी, सभी रोज हैं उनको कॉलम में कन्वर्ट कर दो, या फिर आप बोल सकते हो कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो। जैसे कि आपको मैं दूं 2 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स दे दी जाए, 9 8 3 4 5 10। ठीक है, 2 क्रॉस 3 की ये मैट्रिक्स आपको ए दे रखी है, हमें फाइंड आउट करना है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कैसे करोगे, ए टू दी ए की पावर टी, इस तरह से नोटेशन होगी। वो जो मैट्रिक्स बनेगी नई वाली वो ऑर्डर में कैसे मिलेगी, 3 क्रॉस 2 में। आपने क्या करना है, इन रोज को उठाना है, पहली रो सेकंड रो, दो रो है इसमें, तो आप क्या करोगे, पहली रो को उठाओगे कॉलम में सेट कर दोगे। तो 9 8 3, यहाँ आप बोल सकते हो जो हॉरिजेंटल एलिमेंट्स पड़े हैं, हॉरिजेंटल अरेंजमेंट है, उसको आप वर्टिकल में कन्वर्ट कर दोगे। सभी हॉरिजेंटल जो अरेंजमेंट है उनको वर्टिकल में कन्वर्ट करो। तो 9 8 3 को वर्टिकली लिख दिया, इसी तरह से 5 4 10 को वर्टिकली लिख दिया। अब आप इसमें काउंट करोगे उल्टा करने के बाद, तो रोज आपकी हो जाएंगी 3, और जो कॉलम बनेंगे वो कितने बन जाएंगे, 2। ठीक है, तो इस तरह ध्यान रखना है आपने। अब जाए आप कॉलम को भी देख सकते हो कि हमने यहाँ लिखा ना कि और ऑल कॉलम इनटू रो, कि जो वर्टिकल वाले हैं उनको हॉरिजॉन्टल में लिख दो, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम ही आएगा। तो दूसरी तरफ मैं लिख रहा हूँ 3 क्रॉस 2, ये वी जो है, अब क्या करेंगे, जो वर्टिकली ये एलिमेंट्स पड़े हैं अरेंजमेंट, इनको आप हॉरिजॉन्टली लिख दो। तो 9 4 8 5 एंड 3 10। तो ये भी आप देख सकते हो 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है और सेम है दोनों की दोनों। एक में हमने रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है, एक को कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दे तो कॉलम अपने आप ही क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। तो दोनों एक साथ बोलने की जरूरत नहीं है, इनमें से आप एक चीज़ बोल सकते हो। ठीक है, फिर यही काम हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर जो मैट्रिक्स है उसमें जो मेनली हमारा डिफरेंस रहेगा स्टूडेंट्स, वो रहेगा प्रिंसिपल डायगोनल का। क्या डिफरेंस रहेगा, प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है कि उन एलिमेंट्स को मिलाओ जिनकी जो पोजीशन है एलिमेंट्स की, उसमें रो और कॉलम एक ही हो। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं ए आई आई, यानी कि
किस तरह के एलिमेंट आएंगे, ऐसा एलिमेंट जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, यानी उसकी पोजीशन A11 है, A22 है, A33 है, ठीक है। जितना नंबर ऑफ रो है उतना ही नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए, उसी कॉलम के अंदर होना चाहिए। तो ये इन एलिमेंट्स को मिलाओ, देखो ये एलिमेंट्स तो इनके अंदर ही मिल जाएंगे। जैसे मैंने ले रखी है ये 2 क्रॉस 3 की, तो यहाँ से आपको A11 मिल जाएगा, ये देखो A11 है, और ये आपका है A22, ठीक है। यहाँ भी मिलेंगे, ये जो एलिमेंट है यहाँ भी मिलेंगे और स्क्वायर मैट्रिक्स में मिलेंगे, लेकिन हम इन एलिमेंट्स को मिलाकर जो एक लाइन बनती है उसको प्रिंसिपल डायगोनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो 1 2 3 4 ये तो मैंने ली स्क्वायर मैट्रिक्स और ये मैंने ले रखी है एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखते हैं, ये है A11 और ये है A22। हमें क्या करना होता है, इन एलिमेंट्स को मिलाना होता है, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट से मिला देते हैं इनको, ठीक है। फिर इसकी खास बात क्या है, यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस क्या है, एक तो हमने इन दो एलिमेंट्स को मिलाया, एक इन दो एलिमेंट्स को मिलाया। यहाँ पे आप नोट आउट करोगे कि इस लाइन सेगमेंट के दोनों तरफ आगे और पीछे, या आप बोल सकते हो अबो या बिलो, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो इसके नीचे एक एलिमेंट है, ऊपर आप देखो 3 एलिमेंट्स हैं। तो ये डिफरेंस होता है एक डायगोनल में, सिंपल डायगोनल में, डायगोनल तो ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। यहाँ पे जो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर आपने ध्यान रखना है वो आएगा प्रिंसिपल डायगोनल। इस बात के बाद में हम चलते हैं कि ट्रांसपोज का मीनिंग क्या होता है इन स्क्वायर मैट्रिक्स में। अब बात करते हैं स्टूडेंट स्क्वायर मैट्रिक्स की। जब आपको मैट्रिक्स स्क्वायर दे दी जाए और ट्रांसपोज की बात करें तो डेफिनेशन तो वही रहेगी हमारी कि हम क्या करेंगे, कॉलम्स को इंटरचेंज कर देंगे रोज़ के अंदर, या फिर आप बोल सकते हो सभी कॉलम्स को आप इंटरचेंज कर दोगे रोज़ के अंदर। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आने वाला है, ये देखो मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक मैट्रिक्स ली 1 9 8 11 और एक मैंने मैट्रिक्स ले ली 1 3 5 9 14 3 2 1 0। ये दो मैट्रिक्स ले रखी है, एक है 2 क्रॉस 2 की, एक है 3 क्रॉस 3 की। दो मैट्रिक्स मैंने ले रखी है, ये A मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं, ठीक है। अब A के ट्रांसपोज की बात जब करोगे तो क्या होता है, जो रोज हैं उनको आप इंटरचेंज कर दो कॉलम में, या आप बोल सकते हो हॉरिजॉन्टली जो एलिमेंट्स पड़े हैं उनको वर्टिकली कन्वर्ट कर दो। तो 1 9 हॉरिजॉन्टल पड़ा है, वर्टिकल लिख दो, 8 11 इसको वर्टिकल लिख दो। फिर B ट्रांसपोज की बात करोगे तो ये हॉरिजॉन्टल पड़ा है, वर्टिकल लिखो 1 3 5 9 14 एंड 3 2 1 0। इस तरह से आप कोई भी n क्रॉस n की मैट्रिक्स उठाओ, आपको एक जो सिंपल जो इसमें देखने को मिलेगा जनरली, वो क्या मिलेगा, ये जो एलिमेंट्स पड़े हैं ना डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, क्या प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। देखो इसमें भी 1 11 है, इसमें भी 1 11 है, इसमें भी 1 14 0 है, इसमें भी 1 14 0 है। यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर आप क्या बोल सकते हो कि आप प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग क्या कर दो, इमेज देख रहे हो, ठीक है। अगर इसको आप मिरर मानते हो तो उसकी इमेज ध्यान से देखो, इसके थ्रू ये एलिमेंट्स कहाँ चले जाएंगे, इधर घूम जाएंगे ऐसे करके, ठीक है। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना कैसे होगा, क्योंकि देखो मेनली हो क्या रहा है कि अगर मैं M क्रॉस n की बात कर रहा हूँ तो इसका जो ट्रांसपोज वो मिला है मेरे को, वो मैट्रिक्स मिली है n क्रॉस m, यानी कि और कुछ नहीं हो रहा, जो Aij एलिमेंट है वो कहाँ जा रहा है, Aj पे जा रहा है, बस इतना ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे ये एलिमेंट, इसकी पोजीशन क्या है, A सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में, यानी कि एलिमेंट जाएगा कहाँ, कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर ट्रांसपोज, कहाँ चला जाएगा, इसमें इंटरचेंज होके A12 पे चला जाएगा। A12 पे देखो कौन सा एलिमेंट है यहाँ, यानी कि ये आपस में रिप्लेस होंगे, ठीक है। अब देखो ये एलिमेंट कौन सा है, ये एलिमेंट है आपका A थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये कहाँ जाएगा A13 पे। या आप ये बोल सकते हो कि इसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके बाद इसकी रिवेज देखोगे, अगर आप इसको मिरर मानते हो या फ्लिप कर दोगे
तो जो ये एलिमेंट्स जाने वाले हैं ये जिनका सम इक्वल होगा वो जाएंगे। जैसे कि यहाँ 2 1 है तो 3 सम आ रहा है, यहाँ भी 3 सम आ रहा है, 3 1 था 4 आ रहा है, तो कहाँ पे जाएगा जिसका दोनों को मिला के 4 सम बन रहा होगा। ठीक है, अब ये कन्फ्यूज नहीं होना, ये 2 2 का भी 4 बन रहा है, वो तो हमने इसमें इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप यहाँ से एक्स्ट्रा भी सोच सकते हो। ठीक है, क्योंकि मेनली जो ट्रांसपोज का मीनिंग क्या है, हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं एलिमेंट्स की, किस तरह से जो 1 जे आई जे पे पड़ा है उसको जे आई पे लेके गई। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ट्रांसपोज क्या होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट इसमें रहेगा हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की। एडजॉइंट क्या रहेगा एक मैट्रिक्स के केस में। तो सबसे पहले यहाँ से पहले आपको 2 टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको डिटरमिनेंट के बारे में पता है तो ये आप अच्छी तरह जानते होंगे माइनर्स और कोफैक्टर क्या होते हैं। तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ पहले इनके बारे में, फिर हम चलते हैं एडजॉइंट की तरफ। अगर मैं आपको एक मैट्रिक्स दूँ 1 2 3 4 9 8, तो सबसे पहले तो जो माइनर होगा वो कोरस्पोंडिंग टू एन एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स के एलिमेंट के कोरस्पोंडिंग निकलेगा कि आपको बताना पड़ेगा कि 1 के लिए कौन सा माइनर आएगा, 2 के लिए कौन सा माइनर आने वाला है। ठीक है, तो एक बात और बताना चाहूँगा, यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स ली है 3 क्रॉस 2 की, तो जब माइनर कोफैक्टर या एडजॉइंट की जब भी बात करोगे तो आपने वहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी है। ये भी आपको पता चल जाएगा क्यों लेनी है। ठीक है, ये डिफाइन करने के लिए पहले क्या होनी चाहिए, मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जो माइनर होता है ना, एक तरह से क्या होता है कि जिस एलिमेंट की बात कर रहे हो उस रो को जिस रो में वो है और उस कॉलम को जिस कॉलम में आ रहा है, उन दोनों को बाहर निकालने के बाद जो डिटरमिनेंट बचता है, जो मैट्रिक्स बनती है उसका डिटरमिनेंट जो आता है उसको हम उस कोरस्पोंडिंग क्या बोल देते हैं, माइनर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की तो वहां पे आप डिटरमिनेंट डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए जब मैं 1 2 8 9 4 3 10 9 8 ये मैट्रिक्स ले ली मैंने 3 क्रॉस 3 की। अब कोई बोलेगा कि आप माइनर बताओ मुझे 8 के लिए, क्योंकि 8 भी है, 2 पोजीशन आ रही है, तो मैं पोजीशन लिख देता हूँ। ये पोजीशन है ए एंड यहाँ आप एम से नोटेट करो, एम फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, M1 3 बताओ। इसका मीनिंग क्या है कि जो 1 3 पोजीशन के ऊपर एलिमेंट पड़ा है उसके कोरस्पोंडिंग माइनर क्या आ रहा है, ये मतलब है। ठीक है, इसका तो M1 3 क्या होगा, इस एलिमेंट को आप पहले तो राउंड अप कर लो, फिर जिस कॉलम में आ रहा है उसको हटा दो, जिस रो में आ रहा है उसको हटा दो। अब जो बच गया उसका आपने क्या करना होता है, डिटरमिनेंट लेना होता है। डिटरमिनेंट क्या होता है 2 क्रॉस 2 के लिए, पहले ये क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस दिस, तो 9 × 9 81 माइनस 40 ये आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपका आ गया 41, यानी कि M1 3 पोजीशन के ऊपर जो माइनर लिखेगा एक कोरस्पोंडिंग माइनर आ जाएगा, वो क्या आएगा 41। यानी आपको एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, उसके कोरस्पोंडिंग माइनर वाली मैट्रिक्स बनानी है, तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी वहाँ पे 8 की जगह क्या आ जाएगा 41। इसी तरह से आप इसके लिए बात कर सकते हो 4 के लिए। 4 की पोजीशन क्या है 2 2, यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो आप क्या करोगे, इसको राउंड अप करो, जिस रो में आ रहा है उसको हटा दो, रिमूव कर दो, या जो कॉलम में आ रहा है उसको रिमूव कर दो। यानी कि माइनर है क्या, एक तरह से क्या है कि आप कुछ रोज को और कॉलम को रिमूव करके जो मैट्रिक्स बन रही है उनका डिटरमिनेंट लिख रहे हो और कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से बच गया ये बचा, इनको निकालने के बाद 8 माइनस 80, तो ये आ गया माइनस का 72। इस तरह से आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलते हैं हम कोफैक्टर की तरफ। ये तो हो गया माइनर। माइनर और कोफैक्टर में एक छोटा सा डिफरेंस है मेनली। देखो, जब हम बात कर रहे हैं M13 M22 की, यानी कि हम कोई भी MIJ की बात करेंगे, ठीक है, IJ की बात करेंगे,
तो जो माइनर है उसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो आई और जे आ रहे हैं उनका सम ओड आ रहा है या फिर इवन आ रहा है। माइनर या माइनर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन साइन, डज नॉट डिपेंड अपॉन दिस साइन या दिस प्रॉपर्टी बोल सकते हो। कि जो आई प्लस जे ओड हो रहा है या इवन हो रहा है, माइनर्स के ऊपर इस चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन को फैक्टर के अंदर पड़ेगा। जैसे कि अभी बात करें, मैं माइनर निकाल देता हूं जी आपको 2 1 का। 2 1 पोजीशन पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि ये एलिमेंट, इसको राउंड अप करोगे तो ये रिमूव कर दी और फर्स्ट कॉलम रिमूव कर दिया, तो ये आएगा 8 2 द 16 -72। ये है आपका माइनर आ गया। 2 1 पोजीशन पे एलिमेंट जो पड़ा है उसके कोरस्पोंडिंग आपने माइनर निकाल लिया, ठीक है। लेकिन जब को फैक्टर निकालोगे तो मैं सी से नोटेट कर रहा हूँ, 2 1 के कोरस्पोंडिंग जो आएगा तो सबसे पहले क्या करोगे, 2 1 दोनों का सम क्या आ रहा है स्टूडेंट, ओड। जब ओड आएगा तो पहले आप माइनस साइन लगा दोगे, फिर आप उसका माइनर लिखोगे। ये डिफरेंस है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो माइनर और को फैक्टर के अंदर मेनली क्या आ जाएगा, साइन का डिफरेंस आ जाएगा। ये चेंज आएगा कब, जब आई प्लस जे अगर आपका ओड होगा तो आपने माइनर के बाहर क्या, जब को फैक्टर क्या आएगा, जैसे एम आई जे की बात कर रहे हो तो वहाँ पे माइनर में और को फैक्टर में क्या डिफरेंस आ जाएगा, माइनस का फर्क हो जाएगा। लेकिन जब आई प्लस जे इवन आ रहा होगा तो उस केस में स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, जो को फैक्टर है उस एलिमेंट के लिए या जो माइनर है उस एलिमेंट के लिए, वो दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। बस इतना सा ही डिफरेंस है। और जब आपने मैट्रिक्स बनानी हो, मैं एक पूरा करके दिखा देता हूँ छोटी सी मैट्रिक्स के लिए, जैसे 1 9 8 4 ये है, ठीक है। अब हमें 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स दे रखी है ए, आपको बनाना है को फैक्टर 2 क्रॉस 2 का। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, माइनर निकालोगे, ठीक है। M11 निकालोगे, 4 माइनर निकालने पड़ेंगे, M11 निकालोगे, M12 निकालोगे, 2122 निकालोगे। जब 1 1 की बात करोगे तो आप क्या करोगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को निकालोगे, जो बच गया, अभी ये 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स बच गई तो उसका जो डिटरमिनेंट आ जाता है वो इटसेल्फ हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फिर 9 के लिए माइनर निकालो, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को आप क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे, जो पीछे बच गया उसको लिखोगे। फिर आप इस एलिमेंट के लिए बात करोगे तो सेकंड रो और जिस कॉलम में आ रहा है फर्स्ट कॉलम, उनको आप रिमूव करने के बाद 9 बच जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 4 के लिए, 4 सेकंड रो सेकंड कॉलम में आ रहा है, उनको निकाल दो बाहर, 1 बच गया। ये अभी तक मैंने क्या लिख लिया, माइनर लिखा है, ठीक है। अब माइनर में और को फैक्टर में हमें पता है डिफरेंस कितना है। अगर आई प्लस जे जो पोजीशन है उनका सम करके अगर वो आ जाए ओड तो माइनस का फर्क आ जाता है, वरना प्लस ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो A11 प्लस का है, प्लस का रहेगा, यहाँ भी A22 है, इवन है, प्लस का रहेगा। यहाँ देखो ये जो पोजीशन थी ये क्या थी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी 2 + 1 3 आ रहा था, ये आपका माइनर है। को फैक्टर के अंदर क्या चेंज आ जाएगा, माइनस का, ठीक है। इसी तरह से ये एलिमेंट की बात करो तो ये एलिमेंट क्या था, A12, ये भी 1 + 2 क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, ठीक है। ये आपका माइनर था, को फैक्टर में क्या चेंज आ जाएगा, माइनस का। यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि आई प्लस जे आपका इवन बन रहा था, यहाँ पे माइनस का फर्क पड़ गया, क्यों, क्योंकि आई प्लस जे आपका ओड हो रहा था, ठीक है। तो ये आपने मेनली ध्यान रखना है। तो अब आप देखो ये जो है ये आपका को फैक्टर आ गया। अब आई थिंक को फैक्टर इजीली समझ आ गया होगा सबको। अब चलते हैं एडजॉइंट की तरफ। एडजॉइंट जो होता है वो मेनली को फैक्टर से ही बनता है, ठीक है, क्योंकि हमने ट्रांसपोज कर लिया, को फैक्टर के बारे में हमें पता है। तो अगर आपको मैट्रिक्स दे दी जाए ए, और ये ध्यान रखना है मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स, वरना आप माइनर को फैक्टर की बात ही नहीं कर पाओगे अगर आपने स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं ले रखी। लेके देखना, जैसे मैंने ये ली थी, यहाँ पे क्या करके देखोगे, क्योंकि देखो अगर मैं इसके कोरस्पोंडिंग अगर माइनर की बात करूंगा तो जो मैट्रिक्स तो बच रही है मेरे पास 4 8 बच रही है, इसमें मैं क्या निकालूंगा, ठीक है, डिटरमिनेंट निकल ही नहीं सकता इसका, तो ये ध्यान रखना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो आएगा वो क्या है, को फैक्टर हमने निकाल ही लिया। अगर आपको n क्रॉस n की मैट्रिक्स दे रखी है,
आप को फैक्टर निकाल लोगे n क्रॉस n का, उसका ट्रांसपोज कर दो, वो आपका क्या हो जाता है स्टूडेंट, एडजॉइंट बन जाता है। यानी कि कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एडजॉइंट मिलने वाला है। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन हो गई स्टूडेंट्स एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो कंजुगेट आपने नाम सुना होगा कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो पहले हम ये समझते हैं कि कंजुगेट होता क्या है, कि अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर या रियल नंबर दिया जाता है तो उसके नंबर से उसका क्या मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं आपको z कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो नोटेशन जो रहती है आपकी z बार से रहती है कंजुगेट की और एक जो z होता है कॉम्प्लेक्स नंबर उसको आप नोटेट करते हो a प्लस आयोटा b, यानी कि ये पॉइंट आपने z ले रखा है a प्लस आयोटा b, तो इसका मीनिंग क्या होता है, रियल एक्सिस पे इसका डिस्टेंस क्या है, ओरिजिन से a है, और अगर मैं बात करूं वर्टिकली तो ये क्या है, b है, और यहाँ से हम इसको मोड ले लेते हैं, मोड वैल्यू आ जाती है, इसका पोजीशन वेक्टर r होता है जो। ठीक है, तो इसकी मोड वैल्यू भी आप जानते होंगे क्या होती है, √a² प्लस b²। हमें बात करनी है कंजुगेट के बारे में। ये एलिमेंट आपने लिया हुआ है, इसको हम बोलते हैं रियल एक्सिस, ये कॉम्प्लेक्स में डिस्कस किया जाता है, इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, तो हमें जो भी एलिमेंट दे रखा है आपने क्या करना है, अगर कंजुगेट निकालना है तो उसकी मिरर इमेज ले लो विद रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस, यानी कि रियल एक्सिस को आप क्या मानो, मिरर मान लो, उसके कोरस्पोंडिंग जो इमेज आएगी ये एलिमेंट कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आप देखोगे ये एलिमेंट इधर पड़ा था ऊपर वाले में क्या होता है, y पॉजिटिव होता है, नीचे वाले में y नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन x तो यही है ना, x पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि x की जगह z इज इक्वल टू ये जो रियल वाला है, जो रियल एक्सिस का पार्ट आ रहा है वो तो एज इट इज रहेगा, फर्क जस्ट कहाँ पड़ गया, y वाले पे, y वाला यहाँ b था। ठीक है, वो अब क्या हो गया, -b हो गया, नीचे आ गया, उतनी पे जब आप बात करोगे मिरर की तो उतने डिस्टेंस पे चला जाएगा, इस पॉइंट से जितने डिस्टेंस पे ये है, यानी कि b होगा, लेकिन ये कितना हो जाएगा, -b पॉइंट आ जाएगा ये, तो यानी कि कहाँ फर्क पड़ गया, a माइनस आयोटा b, ये लो जी, ये आपका हो जाता है कंजुगेट मेनली। ठीक है, तो कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स की बात करोगे तो उसका मीनिंग क्या होगा कि अगर आपको मैट्रिक्स ए दे रखी है, आपको मैट्रिक्स ए दे रखी है, जैसे आयोटा 1 प्लस आयोटा या 2 माइनस आयोटा 3 प्लस आयोटा, ये दे रखा है। ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर, तो ए कंजुगेट का मीनिंग क्या होगा कि इसके अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं सभी के सभी एलिमेंट्स का क्या कर दो, कंजुगेट कर दो। तो ए कंजुगेट का मीनिंग क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो एलिमेंट पड़ा है आयोटा का कंजुगेट, 1 प्लस आयोटा का कंजुगेट, 2 माइनस आयोटा 3 प्लस आयोटा का कंजुगेट, ये लो जी, ये मीनिंग होता है आपका कंजुगेट करना मैट्रिक्स का। और वहाँ से हम पहुँच गए एलिमेंट्स तक, एलिमेंट वाला हमने डिस्कस पहले किया ही हुआ है, यानी कि जो आयोटा के साथ टर्म आ रही है उसका साइन आपने चेंज करना है, जो एक्स एक्सिस के रियल एक्सिस कोरस्पोंडिंग आएगी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आयोटा के साथ क्या आ रहा है, 1 -1 लिख दो, आयोटा आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 एज इट इज रहेगा, आयोटा के साथ क्या आ रहा है, -1 सॉरी 1 आ रहा है तो -1 कर दो, 2 माइनस आयोटा 2 एज इट इज, आयोटा के साथ क्या आ रहा है, -1 उल्टा कर दो, +1 आ जाएगा, फिर 3 एज इट इज रहेगा प्लस आयोटा, यानी 1 आ रहा है -1 कर दो। ठीक है जी, तो कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स का मीनिंग क्या रहेगा, उसके हर एक एलिमेंट का क्या कर देना आपने, कंजुगेट ले लेना है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। ये आप रेक्टेंगुलर के लिए भी कर सकते हो, स्क्वायर के लिए भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि करना हमें क्या है, जस्ट कंजुगेट करना है, ये मीनिंग था आपका कंजुगेट का। ठीक है, फिर आता है जो नेक्स्ट है वो है कंजुगेट ट्रांसपोज, कंजुगेट ट्रांसपोज। और दूसरी बात आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर रियल आ गया तो क्या दिक्कत है,
रियल वाले ले लो 9, 8, 4, 5। इसका अगर आपको कंजुगेट करना बोला जाए, क्योंकि हमें पता है कोई रियल नंबर होता है उसका कंजुगेट रियल नंबर कहाँ आएगा, इसके ऊपर ही आएगा ना, तो उसकी मिरर इमेज क्या होती है, खुद पे पड़ा रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा, यानी उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर आपका जेड जो है वो रियल नंबर है प्योरली, ठीक है, उसके अंदर इमेजिनरी टर्म नहीं आती, तो जेड का कंजुगेट उसी के बराबर हो जाता है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे भी कंफ्यूज नहीं होना, तो इसका कंजुगेट डायरेक्टली ये आ जाएगा 9, 8, 4, 5, ठीक है। ओके जी। और यहाँ पे जो रियल होते हैं वो कॉम्प्लेक्स के अंदर ही पड़े होते हैं, तो रियल अपने आप इसने अपने अंदर ही लिया हुआ है, ठीक है। फिर बात करते हैं कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आपको दी हुई है, कंजुगेट आपको पता है, उसका ट्रांसपोज करना है। यानी कि पहले आप क्या कर लो, ट्रांसपोज कर लो, उसका कंजुगेट कर लो, या आप पहले क्या कर लो, कंजुगेट कर लो, उसका ट्रांसपोज कर लो, एक ही बात है। चाहे आप ट्रांसपोज करके कंजुगेट कर लो, क्योंकि कंजुगेट क्या है, एलिमेंट्स का कंजुगेट तो निकालना है। अब देखो ट्रांसपोज की बात यहाँ आ रही है, कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, तो ट्रांसपोज का नाम आते ही हम क्या कर देंगे, यहाँ से दोनों के दोनों को, इसकी नोटेशन जो रहेगी a⁴ थीटा होती है जी, ठीक है, इसको थीटा से नोटेट कर देते हैं इस पूरे को, यानी कि कंजुगेट और ट्रांसपोज है उसको हम थीटा से नोटेट करते हैं a⁴ थीटा। यानी कि यहाँ पे भी अगर आपको मैट्रिक्स A3 क्रॉस 2 की दी जाएगी, तो वहाँ से भी जो नई मैट्रिक्स बनेगी A ट्रांसपोज की पावर T, यानी कि ट्रांसपोज नई मैट्रिक्स जो बनेगी वो 2 क्रॉस 3 की बनेगी, ये तो है ही, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, इसी को उठा लेते हैं, क्योंकि हमने इसका क्या किया हुआ है, कंजुगेट किया हुआ है, ये वाला पड़ा, ये क्या है कंजुगेट, इसका ट्रांसपोज कर दो। यानी कि मैंने ये मैट्रिक्स ली हुई थी, उसका ट्रांसपोज कंजुगेट, या कंजुगेट ट्रांसपोज एक ही बात है, ये क्या आएगा, इसका कंजुगेट हमने किया हुआ, ट्रांसपोज करो। ट्रांसपोज का मीनिंग जो हॉरिजॉन्टली पड़े हैं उनको वर्टिकल में कन्वर्ट कर दो, या वर्टिकल वालों को हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर दो, इकट्ठा मत कर देना, 2 बार हो जाएगा, वो वहीं पहुंच जाएगा। ये प्रॉपर्टीज में करेंगे हम। अब देखो हॉरिजॉन्टल वाले हैं -i, 1 - i हॉरिजॉन्टली पड़ा है, इसको वर्टिकली कर दो। इसी तरह 2 + i, 3 - i हॉरिजॉन्टली है, वर्टिकली कर दो। ये क्या निकल गया, ट्रांसपोज निकल गया, कंजुगेट निकल गया, यानी a⁴ थीटा क्या आ गया आपका, ये निकल गया, आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम बात करते हैं कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स, फिर उसके बाद टर्म आती है कंजुगेट ट्रांसपोज, ठीक है जी। तो ये आपका मेनली हमने डिस्कस किया कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब हम डिस्कस करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज, कि ट्रांसपोज सिंपल ट्रांसपोज होता है मैट्रिक्स का, उसकी क्या प्रॉपर्टीज रहेंगी, या कंजुगेट ट्रांसपोज है उसकी प्रॉपर्टीज क्या रहती हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज एंड कंजुगेट ट्रांसपोज। तो एक साइड हम लिख लेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, और एक साइड लिख देते हैं कंजुगेट ट्रांसपोज। पहले ट्रांसपोज हुआ है, तो यानी कि ट्रांसपोज फिर कंजुगेट हुआ है। अगर आप ट्रांसपोज कंजुगेट लिखते तो पहले कंजुगेट फिर उसका ट्रांसपोज, ठीक है। तो जैसे लिखोगे वैसे ही ये वाला लिखाना है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांसपोज की। हमें ए अकेली मैट्रिक्स दी जाए, उसका ट्रांसपोज हमें पता है। हम मैट्रिसेस के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के बारे में भी जानते हैं। तो अब देखो, अब बोला जाएगा कि अगर आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि a + b का ट्रांसपोज निकालना हो, हम तो अलग अलग जानते हैं, a का ट्रांसपोज निकाल सकते हैं, b का ट्रांसपोज निकाल सकते हैं, a + b का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, तो उसको इन द टर्म ऑफ a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज में आप कैसे लिख सकते हो। देखो वैसे तो देखा जाए तो a + b क्या है, एक नई मैट्रिक्स बनेगी, और मैट्रिक्स के एडिशन के लिए जो हमारी मेन जो कंडीशन होती है वो क्या है, जस्ट आपका मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। यानी कि अगर आप ए मैट्रिक्स ले रहे हो m क्रॉस n की, तो जो बी मैट्रिक्स है उसको भी m क्रॉस n का होना पड़ेगा, अदरवाइज ये आप नहीं कर पाओगे। ये भी मैं बताऊंगा आपको क्यों नहीं कर पाएंगे, ये स्पेशल क्लास रखेंगे, क्योंकि ये हमारा चल रहा है बेसिकली फर्स्ट सेम वालों के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे इतना जानना ज़रूरी नहीं होता, एक बार तो जो बात करेंगे हम ये क्यों होता है वो भी बताऊंगा मैं आपको।
तो ए प्लस बी ट्रांसपोज है उसको आप ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इस तरह से आप कर सकते हो। यानी कि एक तरह से क्या है, ये लीनियर है। ट्रांसपोज जो है वो क्या है, लीनियर है, इसके ऊपर कहीं भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो आप ऐसे लिख सकते हो। सेकंड बात आती है कि हम मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं। पहला ऑपरेशन आता है दिमाग में प्लस, कि अगर हमने दो मैट्रिक्स को ऐड कर दिया, उनका ट्रांसपोज निकालना है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है जी। फिर माइंड में आता है दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब मल्टीप्लाई का नाम आता है तो हमें वहाँ पे भी एक कंडीशन होती है, ठीक है। वहाँ पे कंडीशन क्या होती है मेनली, कि जो फर्स्ट है, फर्स्ट वाली ए है m क्रॉस n, यानी कि ए वाली के अंदर जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उनके बराबर बी के अंदर रोज होनी चाहिए, बस ये कंडीशन थी। यानी कि फर्स्ट वाली के नंबर ऑफ कॉलम और इधर वाली के, अब आप यहाँ से देख सकते हो ना, इन दोनों को हटा के नया ऑर्डर जो बनता है इन दोनों की प्लॉट करोगे तो सी जो आएगा वो जो बीच में कॉमन आ रहा है नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो, तो ये बच गया जो m क्रॉस p की नई मैट्रिक्स बन जाती है। यानी कि ये कंडीशन थी ना, उस कंडीशन को पूरा करने के लिए यहाँ पे आप सोचोगे चाहे a की पावर t प्लस b पावर t, यानी कि a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज को आप ऑर्डर चेंज कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एडिशन क्या है, कम्यूट करता है। अब यहाँ पे देखो, इसको आप अगर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लिखोगे तो उसका फ़ायदा भी बताता हूँ क्या होगा। क्योंकि देखो ए बी जब हमने मल्टीप्लाई किया है तो वहाँ पे यानी कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी, ठीक है। तो मैट्रिक्स के लिए कंडीशन ये होगी, इसको हटा दोगे, नई मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको पता चल जाता है, ये आपने किया होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 2 क्रॉस 3 और एक मैट्रिक्स मैंने ले ली बी 3 क्रॉस 2, यानी कि पहला मेरा जो काम है मेनली वो क्या करना है, इनकी प्रोडक्ट को डिफाइन करना है। तो डिफाइन करने के लिए पहले मैंने क्या किया, इसके नंबर ऑफ कॉलम है उतने नंबर ऑफ रो सेकंड में ले लिए। तो जो नया ऑर्डर आएगा ए बी जो बनेगी वो मैट्रिक्स जो भी आंसर में आएगा वो आपका 2 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है जी, ये हो गया। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ना लिख के ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज लिखता सिंपल सीधे वे में ऑर्डर में, तो क्या होता, देखो, यानी कि ए ट्रांसपोज इधर जो मैट्रिक्स आई है ए बी का ट्रांसपोज करोगे तो उसका मीनिंग क्या है, जो आपको मैट्रिक्स जो नहीं मिलेगी उसका ट्रांसपोज होने के बाद 4 क्रॉस 2 की मिलेगी। अगर मैं इस साइड बात करूँ, राइट साइड, अगर मैंने ये लिया है तो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई, अब देखो ए ट्रांसपोज कर दिया मैंने तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 2, बी ट्रांसपोज करो, बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 4 क्रॉस 3, ये तो डिफाइन ही नहीं हो पाएगा, ठीक है, समझ रहे हो, ये तो हमारा डिफाइन ही नहीं हो पाएगा। लेकिन उल्टा करके देखो, अगर मैं लिखूं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज क्या आएगा 4 क्रॉस 3, ए ट्रांसपोज क्या आएगा 3 क्रॉस 2, देखो डिफाइन हो रहा है, ठीक है। तो ये रीजन रहता है हमारा कि ए बी जब ट्रांसपोज करते हैं तो हमें ऑर्डर चेंज करना पड़ता है, ये नहीं हो सकता, ये होता है। ये मैंने कंट्राडिक्शन आपको दे दी, तो यही होगा उल्टा, जैसे कि हमारा इन्वर्स में होता है, वो भी डिस्कस करेंगे हम। फिर बात आती है जो माइंड में जो नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा रहता है वो क्या हो सकता है कि हम एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं मैट्रिक्स को, सीधी सी बात है। स्केलर से मल्टीप्लाई करने का मीनिंग क्या होता है, मैट्रिक्स को उसके हर एक एलिमेंट को एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर देना, उसका ट्रांसपोज करोगे तो के एज इट इज बाहर आ जाता है, ए टू दी पावर ट्रांसपोज जो भी है ए ट्रांसपोज वो बाहर निकल जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी आपने ध्यान रखनी है। फिर ये 3 प्रॉपर्टी होगी मेन। इसके बाद हम चलते हैं कंजुगेट ट्रांसपोज पे। कुछ नहीं करना, बात तो ट्रांसपोज की हो रही है, कंजुगेट का कोई इफेक्ट नहीं होता, तो सेम का सेम इधर आ जाएगा, ए प्लस बी थीटा, ये मैंने बताया था। कंजुगेट ट्रांसपोज को हम लिखते हैं थीटा से नोटेट कर देते हैं, तो ए टू द पावर थीटा बी टू द पावर थीटा, यानी कि ए कंजुगेट ट्रांसपोज प्लस बी कंजुगेट ट्रांसपोज। इसी तरह से मल्टीप्लाई का कंजुगेट ट्रांसपोज निकालना है तो वो आएगा उल्टा, ऑर्डर चेंज हो जाएगा उसका। इसी तरह से कोई के है ए मैट्रिक्स के साथ, अब देखो ये इफेक्ट रहेगा, इसको इसी के थ्रू देख लेते हैं कि के हमारा स्केलर है,
स्केलर कहीं से भी आ सकता है, कॉम्प्लेक्स में से भी आ सकता है, रियल में से भी आ सकता है, इसकी मर्जी है, ठीक है, वो अपने हिसाब से हम देख लेंगे। देखो के ए है, थीटा का मीनिंग क्या है, पहले जी इसका आप ट्रांसपोज कर लो, फिर उसका कंजुगेट कर लेंगे। जब आप के ए ट्रांसपोज करोगे तो के ए ट्रांसपोज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, के सिंपली बाहर आ जाता है। तो हम यही काम करेंगे, के ए टू द पावर ट्रांसपोज उसका कंजुगेट। अब कंजुगेट की प्रॉपर्टी होती है क्या, अगर दो Z1 Z2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप उनको अलग अलग करके मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे वही लगेगा, के कंजुगेट और ए टू द पावर टी का कंजुगेट, ठीक है जी। तो फर्क क्या आ गया इस वाले में, कंजुगेट की वजह से यहाँ पे के बाहर सिंपली सीधा आ रहा था, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था, लेकिन कंजुगेट ट्रांसपोज में ये क्या आ जाएगा, के का कंजुगेट आएगा। ये दोनों बराबर कब हो जाएंगे, देखो इनमें चेंज कौन ला रहा है, के टू द पावर टी, यानी कि के का ट्रांसपोज इधर कंजुगेट ट्रांसपोज, कौन इफेक्ट ला रहा है, के ला रहा है, के का कंजुगेट। तो अगर के का कंजुगेट बराबर हो जाए के यानी कि के इज रियल हो जाए, के इज रियल, अगर आपने जो स्केलर लिया है वो आपने रियल ले रखा है, तो चाहे आप उसका कंजुगेट ट्रांसपोज करो, नहीं ये तो फर्क आ जाएगा थोड़ा, अगर आपने मैट्रिक्स सेम ले रखी फिर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इफेक्ट जो मेनली ला रहा है वो कौन ला रहा है, के बाहर, अगर आपने रियल ले लिया तो ये के इज चीज़ बाहर निकल जाएगा, सिंपली बाहर निकलेगा, ठीक है। रिलेशन देखते हैं हम दोनों में, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो ये मेनली थी प्रॉपर्टीज, फर्स्ट सेकंड थ्री, ये तीन प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी कंजुगेट ट्रांसपोज के लिए, और तीन प्रॉपर्टीज़ ही हैं आपकी ट्रांसपोज के लिए, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखनी है अच्छे से।